नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे एक महत्वपूर्ण खबर की। खबर यह है कि पाम तेल के इंपोर्ट में भारी गिरावट आई है और जो आंकड़ा आया है उसके मुताबिक अप्रैल में इंपोर्ट 14 महीने में सबसे कम हुआ है, 14 मंथ में सबसे कम हुआ है। और पाम तेल का पिछले महीने मतलब अप्रैल के महीने में 5,08,000 टन का इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट में इतनी भारी गिरावट क्यों आई है, इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये बताने के लिए, समझाने के लिए हमारे साथ सनविन ग्रुप के सीईओ जिन्होंने ये आंकड़ा जारी किया है, सनविन ग्रुप उसके सीईओ संदीप बजोरिया हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहला सवाल तो यही कि ये 30% की तेज गिरावट इंपोर्ट में क्यों सर अप्रैल के महीने में? मृत्युंजय जी, ये गिरावट बड़ी नेचुरल थी बिकॉज पाम ऑयल का दाम जो है वो सोयाबीन और सनफ्लावर इक्वल आ गया था और कई जगह पे ऊंचा भी था। तो पाम तेल जनरली सोयाबीन और सनफ्लावर से $100 से $150 मिनिमम कम बिकता है। और हमने लास्ट ईयर तो देखा सितंबर से दिसंबर के बीच में तो $300 से $500 कम बिका था और उस समय हमारा पाम का इंपोर्ट हर महीने का 10 से 11 लाख टन हो गया था, जो अभी 5 और 5.25 पे आ गया है बिकॉज पाम महंगा हो गया है। इंडोनेशियन गवर्नमेंट ने थोड़े रिस्ट्रिक्शन लगाए थे एक्सपोर्ट के लिए डीएमओ के, इस कारण से पाम के अवेलेबिलिटी के इशू हुए थे, थोड़ा प्रोडक्शन का भी इशू था। तो पाम महंगा होने से पाम की डिमांड, कोर डिमांड इंडिया में 5 लाख टन हर महीने की है, तो उस कोर डिमांड पे आ गया। और नॉन कोर जो एक्स्ट्रा डिमांड होती है, जो प्राइस इलास्टिक होती है, वो डिमांड जो है वो निकल गई पूरी। अब लेकिन ये जो हुआ है, अब इसको पाम तेल अभी पिछले 2-3 दिनों से हमने देखा नीचे आना शुरू हुआ है। तो आज पाम तेल का देख रहे हैं, मई का तो भाव करीबन वही है जो सोयाबीन सनफ्लावर का है, लेकिन जून का पाम तेल है वो सोयाबीन सनफ्लावर से $50 कम है और जुलाई का है वो $110 कम है। तो अब पाम में आगे में इंडिया ने जुलाई, अगस्त, सितंबर का तेल लेना शुरू किया है जो $100, $110 सोयाबीन और सनफ्लावर से कम बिक रहा है। तो इसलिए पाम की वापस अभी खरीदी शुरू हुई है। तो हमें लग रहा है पाम का इंपोर्ट जो है आने वाले महीनों में जुलाई और अगस्त में वो 5 की जगह पे 6.5-7 लाख टन पे आ जाएगा। अच्छा, फिर से बढ़ जाएगा। अच्छा, ठीक है। लेकिन ये बताइए सर कि अभी जो ये 30% घटा है, इसका कोई इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर? यस, ये 30% इम्पोर्ट घटने से हमारे यहाँ जो एक्स्ट्रा पाम ऑयल के स्टॉक्स थे वो पोर्ट्स पे खत्म होने आ रहे हैं। और पाम ऑयल की जो डिस्पैरिटी चली थी हमारे यहाँ $50-50 की, वो डिस्पैरिटी अभी सिर्फ $10-20 रह गई है। अच्छा। तो इसके लिए कम इंपोर्ट होने से हमारा एक्सेस स्टॉक निकल गया है और डिस्पैरिटी भी कम हो गई है। तो अब पाम वालों को जो नुकसान बड़ा झेलना पड़ रहा था उससे वो बाहर आ सकते हैं। ये सिचुएशन बन गई है। बट ओवरऑल देश में मैंने आपको कहा कि सोयाबीन और सनफ्लावर का इंपोर्ट बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड है। लास्ट महीने का भी आंकड़ा हमने जो जारी किया उसमें आप देख ही रहे, सोयाबीन सनफ्लावर दोनों मिला के 2.5 लाख टन, करीबन 5 लाख टन आया है, विच इज इक्विवेलेंट टू पाम ऑयल। तो तेल की आपूर्ति की कोई दिक्कत नहीं है, बहुत तेल हमारे पास आ रहा है इंपोर्ट का भी। अच्छा। और लोकल भी हमारे पास अभी सरसों का तेल, राजस्थान का तेल, और ये सब तेल अवेलेबल है ही हमारे पास में, प्लांट चाहिए उतनी मात्रा में। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो कंफर्ट, सप्लाई सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है। अच्छा, प्राइसेस भी कम होने लगे हैं और दाम तो कम हुए ही हैं हाल के दिनों में रिटेल में भी। और अभी सी ने फिर से चिट्ठी लिखी है कि अभी जो हाल फिलहाल दाम कम हुए हैं होलसेल में, थोक में, उसका फायदा भी कंज्यूमर तक पहुंचाया जाए। आपके हिसाब से कितनी गुंजाइश है अभी तेल कंपनियों के पास एमआरपी कम करने की? देखिए, तेल की जो एमआरपी होती है वो होलसेल पिछले 4 हफ्ते में घटी है। हाँ। तो एमआरपी पे रिटेल प्राइस घटने के लिए जो रिटेल फॉर्मेट के जो स्टोर होते हैं, ऑर्गेनाइज रिटेल जो एमआरपी के हिसाब से बिकता है, वो उसमें असर आने के लिए 4 से 6 हफ्ता लगता है। अच्छा। तो अभी जो भाव घटे हैं उसका असर कुछ आ चुका है और बाकी का कुछ असर अगले 2 हफ्ते में आ जाएगा। तो हमें लग रहा है रिटेल में जो दाम है वो करीबन ₹2 लीटर से ₹3 लीटर और घट जाएगा, और जो घट आज जाएगा। चल रहा है। अच्छा। हाँ जी। अभी क्योंकि अभी देखिए मेरे पास एक मैसेज आया है कि एक हफ्ते पहले पतंजलि ने 10 से 15 रुपए प्रति लीटर अपने सारे ब्रांड पे एमआरपी में कटौती की और इस कटौती का जो फायदा है वो देश के कई हिस्सों में पहुंच चुका है रिटेल स्टोर पे, जो हमें जानकारी मिल पा रही है। तो आप कह रहे हैं कि 2 से 3 रुपए की और गुंजाइश बन रही है। ठीक है, अब आखिरी सवाल संदीप जी आपसे मेरा ये होगा, ये सारी बातें ठीक है कंज्यूमर के लिहाज से, लेकिन एक बात मैं बार बार किसान के लिए कर रहा हूं और वो ये कि किसानों को इस बार मस्टर्ड का अच्छा प्राइस नहीं मिल रहा है सर, इसीलिए ये सस्ता तेल खाने में भी मजा नहीं आ रहा है।
नहीं नहीं नहीं, आप बहुत कॉशियस रहते हैं, हमें कंसर्न रहते हैं कंज्यूमर के लिए और किसान के लिए, ये बहुत खूबी है आपकी। और आप एक्चुअली राइट बैलेंस की बात करते हैं, बिल्कुल सर। तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि आप एक टेलीविजन चैनल का एंकर है, लेकिन आप नेशनल इंटरेस्ट में और हॉलिस्टिक बात सोचते हैं, थैंक यू सर, तो थैंक इसके लिए यू। मैं आपको कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगा। और आपने सही बोला कि इस साल किसानों को दाम ढंग से नहीं मिल रहे हैं। मस्टर्ड के किसान को जूझना पड़ रहा है इवन एमएसपी अचीव करने के लिए। कई जगह पे कई मंडियों में एमएसपी के नीचे बिक रहा है, तो ये चैलेंज बहुत बड़ा बन चुका है। और इस चैलेंज के लिए अभी माहौल में गवर्नमेंट को इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाना जरूरी है। मतलब जो हमारी 5%, 5.5% सरचार्ज मिला के जो इम्पोर्ट ड्यूटी है, इसको 15 से 20% करने से मस्टर्ड के किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी और एमएसपी के ऊपर माल टिकेगा। क्योंकि देश में तेल के दाम हम देख रहे हैं तो $1000 के नीचे आ गए। आज के दिन सनफ्लावर और सोया का दाम जो है $970-80 CNF इंडिया चल रहा है। पाम तेल का जून का दाम $910 चल रहा है। तो हमारे जहाँ जब तेल के दाम $1000 के नीचे इंटरनेशनल मार्केट में रहते हैं, तो इंडिया में ड्यूटी जो है वो कम से कम 20% होनी चाहिए। और तेल के दाम अभी $1250 होते हैं तो ड्यूटी 10% हो जानी चाहिए। और तेल के दाम 1500 के ऊपर चले आते हैं तो इम्पोर्ट ड्यूटी बोले आप 0 कर दीजिए। ठीक बात है। इस तरीके से फ्लेक्सिबल पॉलिसी बनाने से हम किसानों में और कंज्यूमर में समन्वय बना पाएंगे। एग्जैक्टली, ये तो बहुत ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण। जरूरी है। राइट सर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत शुक्रिया संदीप जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में एडिबल ऑयल के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन खाने के तेल के बाद अब हम बात करते हैं कच्चे तेल की। कच्चे तेल में बहुत तेज गिरावट आई है। आज भी आप देखिए 2% से ज़्यादा दाम नीचे हैं ब्रेंट के, WTI क्रूड के। कल करीब 5% दाम टूटे थे, तो मतलब 2 दिन में करीब करीब 60% दाम गिर गए हैं क्रूड ऑयल के। अनुज गुप्ता हमारे साथ हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। अनुज जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या किया जाए क्रूड ऑयल में? बहुत तेज़ गिरावट है, अभी और गिरने वाला है, क्या करें, बेचें? मृत्युंजय जी, गुड आफ्टरनून। देखिए, डेफिनेटली यूएस की इकोनॉमी की जो हेल्थ है उसको लेकर काफी चिंता का विषय बना है, और उसकी वजह से हमने देखा कि जो डिमांड है वो यहाँ पर गिरती हुई दिखाई दी है। और प्राइस अगर हम देखें तो ब्रेंट करीबन 73 और WTI अब 70 के नीचे आ गया है। तो और एमसीएक्स भी देखें तो 5800 के नीचे के लेवल आते हुए दिखाई दिए। हमें लग रहा है कि अभी जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पे रहेंगे और भावों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अब जो प्राइसेस हैं वो ऑलमोस्ट ईयर लो के आसपास हैं, जो 2023 के लोज बने हैं। मुझे लगता है कि नीचे जल्दी ही आपको 5500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, और WTI नीचे $65 तक और ब्रेंट करीबन $68 तक आ सकता है। तो फिलहाल जो सिचुएशन है वो यूएस इकोनॉमी हेल्थ के ऊपर है। और दूसरी तरफ देखें तो ओपेक मेंबर अगेन प्लानिंग कर रहे हैं कि प्रोडक्शन कट करने के लिए नेक्स्ट मीटिंग में। तो उससे भी काफी हद तक हमें लग रहा है कि जो डिमांड कंसर्न है वो यहाँ पे रहेगा और भावों में अभी और गिरावट देखने को मिल सकती है। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि दाम अभी और गिर सकते हैं, तो यहाँ पर बाइंग अवॉइड करनी चाहिए, ये राय आपकी कच्चे तेल पर आ रही है। अब जरा हमें बताएं कि गोल्ड में क्या किया जाए, क्योंकि गोल्ड में कल अच्छी तेजी आई, आज फेड का फैसला आएगा देर रात। उससे पहले गोल्ड का मार्केट हमने देखा था कि तेज हुआ, लेकिन आज भी तेजी है लेकिन रफ्तार बहुत तेज नहीं है। तो क्या सुझाव होगा आपका गोल्ड में? कि आज जो मोमेंटम है वो लोग अवेट कर रहे हैं कि फेड की पॉलिसी क्या आती है। जहां तक अगर हम करंट सिचुएशन की बात करें तो उससे ये लग रहा है कि जो गोल्ड के प्राइस हैं वो ऊपर की तरफ जा सकते हैं। इंटरेस्ट रेट अगर 0.25 या उसके नीचे रहते हैं, कम रहते हैं, तो गोल्ड को सपोर्ट मिलेगा। हालांकि डिपेंड करेगा FOMC की स्टेटमेंट के ऊपर कि वो स्टेटमेंट कैसा लेकर आ रहे हैं। और हमें लगता है कि स्टेटमेंट थोड़ा सा डॉविश ही रहेगा, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्टिव फैक्टर ही गोल्ड के लिए आता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। और हमने देखा है कि पिछले काफी दिनों से कंसोलिडेशन के बाद कल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो हमें लगता है कि गोल्ड में बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं। एक अच्छा सपोर्ट है करीबन 60,500 के आसपास, जहां पे खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। 60,250 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट ऊपर में 60,900 61,000 तक देखने को मिल सकता है। और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $2,025 से लेकर $2,030 तक के लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी गोल्ड में यूज की जा बाइंग सकती की राय आपकी गोल्ड में है, इस पर आप नज़र रखें और खरीद कर आप ट्रेड ले सकते हैं गोल्ड में। 60,500 पर आपने कहा कि खरीदें, 61,000 का टारगेट, 60,250 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये तो बात हुई गोल्ड की। सिल्वर में क्या करें अनुज जी, चांदी में क्या करें? देखिए, सिल्वर में भी हमने एक अच्छा ब्रेकआउट आते हुए देखा है। प्राइस $25 के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं, और एमसीएक्स में देखें तो 76,000 के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहे हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर भी जो स्ट्रेटेजी है वो बाय की रहेगी।
करीबन 76,000 के आसपास। इवनिंग में थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो डिप मिलता है 76,000 के आसपास, तो खरीदारी कर सकते हैं। 75,350 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट ऊपर में 77,300 77,400 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में $25.5 तक से ऊपर के लेवल 25.80 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सिल्वर के अंदर भी हम बाय का ही कॉल लेना चाहेंगे। ठीक है, तो आप सिल्वर में भी कह रहे हैं कि बाइंग करके चलना ठीक रहेगा, गोल्ड सिल्वर। अच्छा, इसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं कि मेटल में आज के लिए कोई ट्रेड है तो आप क्या कहेंगे? देखिए, मेटल में कहीं न कहीं हमने एक लोअर लेवल पे ज़िंक में एक बाइंग एक्टिविटी आती हुई देखी है। तो यहाँ पर मैं बाय का कॉल देना चाहूँगा ज़िंक में, बट थोड़ा डिप पे रहेगा। करीबन 232 के आसपास खरीदारी का ट्रेड लेना चाहिए। हमने ऑलरेडी बेस वर्ल्ड में काफ़ी करेक्शन देखा है जिसमें ज़िंक काफ़ी करेक्ट हुआ है। तो एक शॉर्ट कवरिंग ज़िंक में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 232 के आसपास से। 229 का स्टॉप लॉस लगाएँ, टारगेट ऊपर 237 तक देखने को मिल सकता है। ओके, तो जिंक पर आपकी नज़र है। अब आते हैं एग्री मार्केट में। एग्री में ग्वार का मार्केट कल ठीक ठाक तेज हुआ था, आज शुरुआत में गिरा, उसके बाद रिकवरी आई, अब रेंज में मार्केट दिख रहा है। तो ग्वार पर आपका व्यू क्या करें इस भाव पर? देखिए, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5400 के रेट से मार्केट बाउंस करेगा, तो वैसा ही ट्रेंड हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। और मुझे लग रहा है कि जो यहाँ पर रिवर्सल आया है ये आगे भी कंटिन्यू हो सकता है। तो ग्वार में खरीदारी का ट्रेड लें करीबन 5550 के आसपास। 5440 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट करीबन 5700 तक हो सकता है। 5700 एक रेजिस्टेंस जोन है, 5700 अगर ब्रेक होता है तो हम फिर ऊपर में 5900 तक के लेवल देख सकते हैं। तो डेफिनेटली सपोर्ट लेवल से मार्केट रिकवर हो रहा है, तो यहाँ पे सस्टेन होना चाहिए। मुझे लगता है 100 से 150 रुपए की तेजी ग्वार में आने वाले दिनों में देखी जा सकती है। तो 100 से 150 की तेजी आप करें कि ग्वार में दिख सकती है। अच्छा, जीरा वायदा आज थोड़ा रुका था, आज प्रॉफिट बुकिंग आई थी लेकिन उसके बाद फिर से रिकवरी आई है। क्या व्यू आपका जीरे पर? देखिए, जीरा जो काउंटर है ये बाय ऑन डिप्स का काउंटर है, और हमने देखा है कि जब भी इसमें बड़ी डिप आती है तो वहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिलती है। मॉर्निंग में ऑलमोस्ट 44,000 तक के लेवल आए थे और वहाँ से एक अच्छी रिकवरी भी देखी गई। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए 44,000 एक छोटा सा सपोर्ट बन गया है, और यहाँ पर हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी आते हुए देखेंगे। हालांकि 46,500 के आसपास अगर देखें तो मार्केट थोड़ा ओवरबॉट रहेगा। तो मेरा मानना है कि 44 से लेकर 46,500 के बीच मार्केट रहेगा। 44,000 के आसपास आए तो खरीदारी करें, 46,500 के आसपास जाए तो वहाँ पे बिकवाली का ट्रेड बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका जुड़ने के लिए और डिटेल में बताने के लिए कि इस वक्त कमोडिटी मार्केट में कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस शो में इतना ही।